नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। बड़ी खबर, बिल्डर आम्रपाली के सीईओ ऋतिक कुमार सिन्हा को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कंपनी के डायरेक्टर निशांत मुकुल को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है पुलिस ने दोनों को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये भी बताया जा रहा है कि लेबर वेलफेयर सेस के तौर पर आम्रपाली की ओर से 4 करोड़ की राशि नहीं जमा किए जाने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। यह भी बताएं कि आम्रपाली बड़े बिल्डरों में गिना जाता है। नोएडा और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इस ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं। रविवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार ग्राहकों को बिल्डरों की ठगी से निजात के लिए काफी गंभीर है। मेरे सहयोगी गौरव खोसला से पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। गौरव, ये बताइए आम्रपाली के सीईओ पर कैसी कार्रवाई की गई है? देखिए, ये मामला लेबर सेस का है। लगभग 4 करोड़ रुपया अमरपाली के जो ड्रेसर्स हैं, इन्होंने लेबर सेस के 4 करोड़ रुपए देने हैं। जो गिरफ्तारी हुई है वो यही वजह है कि 4 करोड़ रुपए अभी तक देने थे, तो अभी तक इसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। और ये दादरी एसडीएम के कहने पे हुई है और इनको अभी तक दादरी कोर्ट में लेके जाया गया है, जहां पर आगे कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये उठा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये सवाल उठा है कि एक महज 4 करोड़ रुपए अगर लेबर के नहीं दिए गए तो ये गिरफ्तारी हुई है। और जो अनिल शर्मा है, जो लाखों करोड़ों रुपया होम बायर्स से लेके बैठे हैं, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, ये एक सवाल सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये एक होम बायर्स को कहीं ना कहीं, जो कल योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि अगर 1.5 लाख होम बायर्स के फ्लैट नहीं दिए जाएंगे तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसका असर भी है। और जो 4 करोड़ रुपए लेबर के अमरपाली में देने थे, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की। गौरव, स्पीडी एक्शन देख सकते हैं। जैसा आपने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार ग्राहकों को बिल्डरों की ठगी से निजात दिलाने के लिए बेहद गंभीर है। कुछ और बिल्डरों पर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, हमेशा हम देखते हैं कि जी मीडिया लगातार इन खबरों को उठाता है कि होम बायर सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि एक्शन लिया जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और एक्शन भी जल्द लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये महज 4 करोड़ रुपए का मामला है, जो इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अमरपाली के होम बायर्स है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अगर 4 करोड़ रुपए के मामले में एक्शन हो सकता है, जो अमरपाली करोड़ों रुपया लेके बैठा है, उस सड़कों पर लोग उतरते हैं, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये एक अहम सवाल अभी तक बना हुआ है। वाकई, और छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली का क्या होगा? कैसे कार्रवाई होगी बड़े बड़े बिल्डर्स पर? फिलहाल आम्रपाली के सीईओ ऋतिक सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है और अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल गौरव, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आज की एक और बड़ी खबर, टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की कोशिशों को प्राइवेसी के नाम पर रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। जेटली के मुताबिक सरकार के कई कदमों से टैक्स चोरों की नींद उड़ गई है। सरकार पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर बदलाव करना चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल अपने सुझावों के साथ सरकार के पास नहीं आया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। You take some effective anti-evasion measures like linking the PAN card with the Aadhaar number to avoid multiple PAN cards itself, or to keep a watch on the nature of the expenditure, that the expenditure is compliant with the declared income of an assessee. You will find non-compliances being defended these days even in the name of privacy. We are now out to tackle the next step, which is political funding. Because the truth is known and people are still reluctant to offer suggestions. And therefore, if suggestions don't come and consensus eludes us, then the government of the day can't run away from its responsibility. It will have to announce its decision, which will then become the law of the land. दो जरूरी बातें यहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कही है। दोनों पर ही बातचीत करते मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, जब वित्त मंत्री खुद कहते हैं कि सरकार की जो कोशिश है टैक्स चोरी की और प्राइवेसी के नाम पर रोकने की कोशिश की जाती है, इशारा किस तरफ है?
बिल्कुल, देखिए कई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और बार बार ये दलील दी जाती है कि जो पैन से आधार को लिंकिंग की कोशिश चल रही है सरकार की तरफ से, वो प्राइवेसी के तहत आता है मामला। किसी के आधार को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं है, जहाँ टैक्स कंप्लायंस की मतलब है कि वो टैक्स कंप्लायंस न करना ये एक फैशन हो गया है आजकल। लोग टैक्स कंप्लायंस नहीं होने का विरोध करते हैं, ये गलत है और सरकार इसको अमल में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा कि जो पॉलिटिकल फंडिंग जो खास तौर से बजट में जब पिछली बार वित्त मंत्री ने पेश किया था, तो ये भी कहा था कि सरकार पॉलिटिकल फंडिंग को में काले धन को रोकने के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आएगी। सरकार लगातार कोशिश कर रही है और जैसा आज वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से 2 कोशिश हो गई है विपक्ष से बात करने की और अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई भी इस पर सुझाव नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि सरकार ने बजट में इसका ऐलान किया है, तो सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी और ये सिस्टम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का पॉलिटिकल फंडिंग में से जो काला धन रोकने की जो कोशिश सरकार की है उसको लागू करेगी। और आप देखेंगे कि वित्त मंत्री ने कई जगहों पे ये भी कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सरकार की कोशिश रही है काला धन से निपटने के लिए, उसमें काफी सफलता मिली है। खासतौर से अगर टैक्स बेस की बात करें तो जो कल परसों का आंकड़ा है उसमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि 6.26 करोड़ करीब टैक्स पेयर बढ़ गए हैं, जो पिछले अगर देखें तो पिछले साल में 4.5 करोड़ के आसपास थे। तो इतनी भारी वृद्धि हुई है और सरकार का जो आंकड़ा है इस साल 10 लाख करोड़ तक पहुंचने का है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू की तरफ। और साथ साथ सरकार ने भी ये भी कहा है कि अगर टैक्स बेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सरकार रीजनेबल टैक्स रेट के बारे में जरूर सोचेगी। तो यानी कि सरकार ये इशारा भी देते हुए कि अगर टैक्स बेस बढ़ता है तो टैक्स दरों में कमी भी की जा सकती है। वाकई आलोक हमारे साथ बने रही है, क्योंकि एक जरूरी खबर और भी है कि इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 233 प्रॉपर्टी जब्त की है। सीबीडीटी चेयरमैन के मुताबिक जब्त की गई प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 840 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि कई शेल कंपनियों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्होंने कहा कि एनआरआई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सभी बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बैंक अकाउंट देने की जरूरत है जिन्हें रिटर्न मिलना है। सुनिए। एनआरआईज को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि उनसे बहुत सारे क्वेरीज लिए जा रहे हैं। टैक्स डिपार्टमेंट उनको किस तरीके से एश्योर करेगा? किस तरह की इंक्वायरीज हो रही हैं आप मुझे बताइए। बैंक डिटेल्स उनको फॉरेन के बैंक देखिए वो खाली एक ही कंडीशन पे दिया गया है कि इफ दे वांट एनी रिफंड देन दे कैन गिव दैट बैंक अकाउंट। इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। If they want to give, they should give it. Otherwise, if there is no need of a refund, then they cannot fill into that particular. That is only the utility. It is not mandatory. It is not mandatory. I think that is clarifying the whole situations. तो खासा बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर चौतरफा यहाँ पर वार डेफिनेटली किया जा रहा है। लेकिन आलोक, एनआरआई के आरटी रिटर्न पर जो सफाई दी गई है, क्या कंफ्यूजन थी और कैसे इसको दूर किया जाए? देखिए कुछ अखबारों में ये खबर आई थी कि जो एनआरआईज के लिए जो टैक्स रिटर्न बनाया गया है, जो इनकम टैक्स का फॉर्म है, उसमें उनके बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है, जो कि कोई भी एनआरआई नहीं देना चाहेगा। कोई जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है, जो यहाँ से पैसे कमाता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान अपने तमाम जितने भी विदेशी बैंक खाते हैं उसकी जानकारी नहीं देना चाहेगा और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी भी आ सकती है। यहां तक दलील दी गई थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है और ये कहा है कि सिर्फ एक खाता उनसे ऑप्शनल तौर पे मांगा गया है जिनको रिफंड चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी रिफंड अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा तो किसी बैंक खाते में देगी। अगर एनआरआई है तो जाहिर सी बात है उसका बैंक खाता विदेश में ही होगा, तो वो बैंक खाता उस इनकम टैक्स के फॉर्म में डाले ताकि उनको रिफंड दिया जा सके। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है और कहा गया है कि जो कॉलम है वो ऑप्शनल है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई जोर जबरदस्ती से किसी का बैंक डिटेल्स नहीं मांग रही है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक, इन दोनों ही खबरों पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में ड्राइवरलेस कार को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि गडकरी ने यह कहा कि मौजूदा समय में भारत में ड्राइवरलेस कार से रोजगार को झटका लग सकता है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार कारों की संख्या घटाने की कोशिश कर रही है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी भूमिका होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने से सड़कों पर कारों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का न्योता दिया है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और भारी कर्ज में हैं, तो कंपनियों की तरह अब सरकार लोगों के लिए भी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी नियम लाने पर विचार कर रही है।
सरकार के मनचाहे के आर्थिक मुश्किल झेल रहे लोग इंसॉल्वेंसी का रास्ता चुनकर आगे नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाएं। किसी भी कारोबार में जोखिम लेना आम बात है। कई बार जोखिम फायदा दे जाता है तो कई बार इसका खामियाजा जिंदगी भर की कमाई गंवाने के बाद भी भुगतना पड़ता है। कर्ज वापसी की चिंता अलग से रहती है। सरकार ऐसी स्थितियों से लोगों को उबारने के लिए अलग बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत लोगों को कंपनियों की तरह अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने का मौका मिलेगा। यानी वो बैंकों से लोन के ब्याज दर में और लोन चुकाने की मियाद में रियायत पा सकेंगे या खुद को बैंकरप्ट घोषित कर कानूनी संरक्षण पा सकेंगे। कई बार बैंक ग्राहकों से लोन वसूली के लिए काफी तंग करते हैं, जिससे जिंदगी मुश्किल हो जाती है। देश में दिवालियापन का कानून काफी पुराना था। सरकार ने अब कई पुराने कानूनों को साथ लेकर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया है। हालांकि इसका फायदा अब तक केवल कंपनियों को ही मिल रहा है। सरकार विकसित देशों की तर्ज पर अब इसे आम लोगों के लिए भी लाना चाहती है। इंडिविजुअल्स को ये DRT प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे। तो DRT जो है वो पहले से ही काफ़ी प्रेशर में है। ये इंडिविजुअल्स जो है उसमें अगर हम IBC का प्रोविजन एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि इसमें एकदम ज़्यादा बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं और वो मेरे हिसाब से बारोअर्स एज वेल एज बैंक दोनों को भी एक्चुअली बेनिफिशियल होगा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में लोगों को भी खुद को दिवालिया घोषित कर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है, जिसमें जिंदगी बसर करने के लिए कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी संपत्तियां नीलामी में चली जाती हैं, जिसके बाद बाकी लेनदारों के चंगुल से राहत मिल जाती है। हालांकि भविष्य में कर्ज हासिल करने में भी मुश्किल आती है। लोगों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने पर छोटे मोटे कारोबारियों से लेकर किसानों और भारी कर्ज में रहते हुए छटनी का शिकार हो जाने वालों को भी फायदा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद आज अहमदाबाद NCLT में SR स्टील के खिलाफ SBI स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इंसॉल्वेंसी याचिका पर सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने आज सभी पक्षों की दलील सुनी और कल तक के लिए सुनवाई टाल दी। पहले NCLT ने कंपनी को अपना विरोध शनिवार तक दर्ज कराने का वक्त दिया था, लेकिन SR स्टील ने थोड़ी और मोहलत मांगी थी, जिसका SBI ने विरोध किया था। SBI का कहना था कि गुजरात हाईकोर्ट में काफी लंबे समय तक सुनवाई चली और इस दौरान SR स्टील के पास अपना विरोध तैयार करने के लिए काफी वक्त बचा था। आपको बताएं कि SBI और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने SR स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अलग अलग याचिकाएं दी हैं। SR स्टील पर बैंकों का 34,000 करोड़ रुपए बकाया है। बात करते हैं कैसा रहा शेयर मार्केट। हफ्ते के पहले दिन बाजार ने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार किया और निफ्टी 10,000 के स्तर के बेहद करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 24,400 के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 217 अंक की बढ़त के साथ 32,246 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 9,966 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान RIL, ITC, TCS, इंफोसिस और बैंक शेयरों का रहा। रियल्टी और मेटल को छोड़कर BSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। हेल्थ केयर शेयरों में थोड़ा आज दबाव था। आई थिंक मार्केट अर्निंग से कहीं आगे निकल चुका है और जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, मुझे लगता है कि मार्केट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग व्हाट FY19 अर्निंग्स विल बी। मेरा ये मानना है कि अगर आप FY19 के भी अर्निंग्स को फैक्टर इन कर दें तो भी मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है और रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली यहाँ पे बहुत कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए अगर वो निवेश करने की बात के बारे में सोच रहे हैं। आपको बताएं कि आज निफ्टी के 10,000 के आंकड़े को छूने की काफी उम्मीद थी। इसे लेकर क्या माहौल था, जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। शेयर बाजार में आज हर किसी को इंतजार था कि निफ्टी जो 10,000 का मार्क है, 10,000 का साइकोलॉजिकल मार्क है, उसको छू लेगा। लेकिन पूरे दिन आज निफ्टी ने लुका छिपी का खेल खेला, बहुत करीब आया। करीबन 18 पॉइंट की ही दूरी बची थी 10,000 के मार्क के पीछे। फिर वापस निफ्टी नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, तो ऊपर नीचे का खेल चलता रहा और अंतिम क्षण तक करीबन 2:30 पौने 3 बजे तक लग रहा था कि आज निफ्टी 10,000 का स्तर छू लेगा। लेकिन निफ्टी जो है 9966 के स्तर पे बंद हुआ, 50-51 पॉइंट बढ़ के, और अब
कल उम्मीद की जा रही है कि निफ्टी जो ये 10,000 का स्तर है इसे छू लेगा। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि आज का जो ट्रेड था उसके अंदर जो हैवी वेट्स थे यानी HDFC बैंक अच्छे नतीजों के बाद काफ़ी HDFC बैंक ने बाजार को सपोर्ट दिया। इसके अलावा जो कुछ IT शेयर थे TCS, इन्फोसिस वगैरह, इसके अलावा रिलायंस जो कि अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है आज की क्लोजिंग के बाद, और ITC, इन सभी शेयरों ने आज बाजार को ऊपर उठाने में मदद की। बल्कि जो दूसरी तरफ कहा जाए तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे वो इतने ज़्यादा नहीं चले। अगर उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता तो आज निफ्टी 10,000 का स्तर छू लेता। तो उम्मीद ये पूरी की जा रही है कि कल अगर 10,000 का स्तर छू लेता है, नहीं तो इस सीरीज के अंदर निफ्टी को 10,000 का स्तर छूना ही है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी जमीन पर अफोर्डेबल हाउसिंग का पहला प्रोजेक्ट पास किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 30,000 घरों के लिए पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। निजी जमीन पर सरकारी स्कीम का अपनी तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है। इंटरमिनिस्ट्रियल सेंटर सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी CSMC ने रायनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ने अपने बीडी और टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए 30,000 घर बनाने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए केंद्र की ओर से 450 करोड़ का फंड भी पास किया गया है। हर घर की कीमत 3,03,777 रुपए होगी, लेकिन घर की डिलीवरी के वक्त बेनिफिशियरी को अपना आधार देना अनिवार्य है। यह भी बताएं, हाल ही में सरकार ने PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियमों में बदलाव किया था। शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार PMAY के तहत लगभग 2,85,000 और अफोर्डेबल घर बनाने को मंजूरी दी गई है। वैसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा पूरे देश में 1 मई से लागू हो गया है और 31 जुलाई तक नियमों के हिसाब से रेगुलेटर के पास सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन बिल्डर्स इससे बचने के लिए नई पैंतरेबाजी शुरू कर रहे हैं। कुछ बिल्डर्स ने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इसके तहत शामिल करने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। रेरा की राह की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी तक कई राज्यों में रेगुलेटर ही अपॉइंट नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो अभी तक रूल्स भी नोटिफाई नहीं किए। उत्तर प्रदेश में अभी तक वेबसाइट भी नहीं बनी है। सवाल यह है कि आखिर 31 जुलाई तक सारे प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कैसे होंगे? और ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म कानूनी मसलों और राज्यों की लेट लतीफी में फंसकर तो नहीं रह जाएगा? लेकिन क्या रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन आ रहे हैं? क्योंकि साल 2016-17 के दौरान 25 लाख रुपए से कम के होम लोन के डिसबर्समेंट में 33% का इजाफा हुआ है। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के मुताबिक कुल होम लोन लेने वालों में 76% ऐसे लोगों की संख्या थी जिन्होंने 25 लाख रुपए से कम लोन लिया, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी रही। ये भी बताएं कि NHB सरकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से डेटा जमा करता है। NHB के मुताबिक अफोर्डेबल घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। ONGC और HPCL मर्जर का काम इस साल तक पूरा हो जाएगा। जी बिजनेस से खास बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने ये कहा कि इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी मर्जर संभव है। धर्मेंद्र प्रधान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है इसके बारे में आलोक प्रियदर्शी ने। सरकार ने पिछले हफ्ते ही HPCL को ONGC के साथ मर्ज करने का फैसला लिया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, आगे जो रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से वैल्यूएशन होगा और किस तरह का ये मर्जर होगा? दीपम आने वाले दिनों में इसकी वैल्यूएशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एजेंसियों को काम पे लगाएगी। आने वाले दिनों में इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाया गया, हाई पावर कमेटी बनाया गया है वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं मानता हूं इस प्रकार की रीअलाइनमेंट, फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट देश की अर्थनीति के लिए, देश की ऊर्जा सेक्टर में एक बड़ा कदम होगी। सर, HPCL के मर्जर के बाद सर इसको अगर इंटरनेशनली देखिए तो कितना एज ए ब्रांड कितना मजबूत होगा और साथ ही से आम आदमी को या कंट्री को क्या फायदा होगा? सर देखिए, भारत अपने आप में एक बड़ी बाजार बन चुकी है। विश्व की आने वाले 25 साल की इंक्रीमेंटल ग्रोथ की 25% भारत में ही होने वाला है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जो और अफ्रीका में जो इमर्जिंग मार्केट आ रहा है, वो सारे लोग भारत की कंपनियों के प्रति बड़े आस्था से दिख रहे हैं। ENP हो या मार्केटिंग हो या पेट्रोकेमिकल में हो या रिफाइनिंग में हो। ONGC एक विश्वसनीय व्यवस्था विश्व की ENP इंडस्ट्री में है।
ONGC और HPCL जैसे मार्केटिंग कंपनी की सिनर्जी एक होलिस्टिक सॉल्यूशन भारत की बाजार को भी देगा, बाहर की बाजार को भी देगा। और बड़ी खबर, आइडिया वोडाफोन के मर्जर को मंजूरी मिल गई है और मर्जर के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी डीए टेलीकॉम कंपनी। अब दोनों को ही इसके लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है और मर्जर के बाद ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा से जानकारी लेते हैं। असीम, क्या जानकारी इस पर? और देखिए, अप्रैल में जो वोडाफोन और आइडिया जो है मर्जर होना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। अप्रैल में उसने सीसीआई से इसकी मंजूरी जो है वो मांगी थी। कंपटीशन कमीशन इंडिया ने आज उसकी डील को जो है मंजूरी दे दी है, इस मर्जर को जो है गो अहेड दे दिया है। अब कंपनी को सेबी से अप्रूवल जो है वो मिलना बाकी है। सेबी से अप्रूवल लेने के बाद उसको बाकी सारे रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो लेने होंगे, जिसमें कि दूरसंचार विभाग की मंजूरी जो है वो भी लेनी होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी को 6 महीने से 8 महीने का वक्त जो है वो लगेगा। कंपनी का यही टारगेट है कि दिसंबर 2017 तक सारे अप्रूवल जो है वो ले ले, जिसके बाद ये सबसे बड़ी कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर की बन जाएगी। असीम, क्या फायदा होगा इस मर्जर का? देखिए, दो बड़ी कंपनियां जो है आपस में मर्ज हो रही है। खासतौर पे कि रिलायंस जियो के आने के बाद से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये लगता है कि दोनों कंपनियों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो होगी। वोडाफोन और आइडिया सेलुलर दोनों इंडियन मार्केट में काफी डोमिनेट पोजीशन पर है, तो इनका एक जब ये कंपनियां आपस में मर्ज हो जाएंगी तो एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर के ये उभरेंगी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी होगी, जिससे कि 18 से 20 करोड़ सब्सक्राइबर जो है इन दोनों कंपनियों के मिलाकर के होंगे। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर है वो एक दूसरे के नेटवर्क का जो है वो फायदा उठा सकेंगे। तो ये डील को जो है मंजूरी पहली सीसीआई से हर्डल जो है वो हट गई है और बाकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलना कंपनी को बाकी है। तो सेबी से लेना अप्रूवल बाकी है, लेकिन भारतीय एयरटेल अभी एक टेलीकॉम कंपनी नंबर 1, उसका वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है, दोनों मर्ज हो जाती है तो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया असीम जानकारी के लिए। सीधे अब आपको ले चलते हैं। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बतौर राष्ट्रपति आखिरी दिन है और वो अभी संबोधित कर रहे हैं। The president, who is going to be shown tomorrow, will look after this. Therefore, myself and my team, Secretary to the President, Additional Secretary to the President, and all the others, including the National Innovation Council, from whom I have received utmost cooperation in the last years. We will feel happy, we will feel secured and assured. Ladies and gentlemen, when I speak you tomorrow, not as president, but a citizen, a pilgrim like all of you in India's onward march towards glory. Thank you. Jai Hind. बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आखिरी देश के नाम संबोधन ये आपने सुना। और इसी के साथ चलिए इस बुलेटिन में बस इतना, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।